हेलो दोस्तों, इंडिया के लेटेस्ट इन्फ्लेशन नंबर्स रिलीज हो चुके हैं। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अगस्त 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई ईयर ऑन ईयर 2.07% बढ़ा। सीपीआई ये दिखाता है कि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। अगस्त 2025 का 2.07% जुलाई के 1.61% से ज्यादा है, लेकिन यह आरबीआई के 2 to 6% के कंफर्ट जोन के अंदर है। सरफेस लेवल पे ऐसा लग सकता है कि प्राइसेस कंट्रोल में हैं, लेकिन अभी भी कई इंडियन हाउसहोल्ड्स कंप्लेन करते हैं कि ये प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो ऑफिशियल डेटा और रियल एक्सपेंस में ऐसा गैप क्यों है, चलिए समझते हैं। अगस्त का ऑल इंडिया सीपीआई 197.0 था, रूरल इन्फ्लेशन 1.69% था और अर्बन इन्फ्लेशन 2.47% था। मतलब अर्बन रीजन्स में प्राइसेस ज्यादा बढ़े। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स या सीएफपीआई -0.69% था। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फूड प्राइसेस कम हुए हैं, लेकिन ये जुलाई के -1.76% से इंक्रीज हुए हैं। मतलब फूड प्राइसेस अब वापस बढ़ भी रहे हैं। कुछ कैटेगरीज के कारण मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन बढ़ा, जैसे वेजिटेबल्स। ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सस्ते हैं, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वेजिटेबल प्राइसेस जुलाई के लोज से बढ़ रहे हैं। ऑयल्स एंड फैट्स के प्राइसेस ईयर ऑन ईयर 21% बढ़े और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 16% बढ़े। हाउसिंग इन्फ्लेशन 3% के ऊपर था। हेल्थ केयर में प्राइसेस 4.4% बढ़े और एजुकेशन प्राइसेस 3.6% बढ़े। मतलब सर्विसेज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हुए हैं और अर्बन एरियाज में सर्विसेज का ज्यादा कंजम्पशन होता है, इसलिए इन सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ने से अर्बन रीजन का इन्फ्लेशन भी रूरल एरिया के इन्फ्लेशन से ज्यादा था। तो अगर इतने सारे कैटेगरीज में प्राइसेस बढ़े, फिर भी इन्फ्लेशन आरबीआई के रेकमेंडेड बैंड के लोअर एंड पे कैसे था? इसका एक कारण बेस इफेक्ट हो सकता है। लास्ट ईयर फूड प्राइसेस हाई थे, तो इस साल के थोड़े लोअर प्राइसेस के कारण ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नंबर बहुत कम लगता है। मंथली बेसिस पे सीपीआई एक्चुअली 0.46% बढ़ा और फूड प्राइसेस भी 0.65% बढ़े। मतलब प्राइसेस में ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वीक रहा है, लेकिन शायद अब इनके ग्रोथ में मोमेंटम आ रहा है। अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 4% के आसपास है। कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल प्राइसेस इंक्लूडेड नहीं होते। मतलब रेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और पर्सनल केयर जैसे कैटेगरीज के कॉस्ट स्टेडीली बढ़ रहे हैं। इसीलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में लो ग्रोथ के बावजूद कई हाउसहोल्ड के फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस एक अर्बन बजट के मेजर पार्ट्स होते हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इंडियन हाउसहोल्ड्स को इन्फ्लेशन का प्रेशर ऑफिशियल नंबर से ज्यादा फील होने का एक और कारण है। ज्यादातर फैमिलीज के लिए फूड कॉस्ट उनके मंथली एक्सपेंसेस का एक बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल या एग्स के प्राइसेस में छोटे राइजेस का इम्पैक्ट भी हाउसहोल्ड के एक्सपेंसेस में काफी बड़ा हो जाता है। रीजनल डिफरेंसेस भी मैटर करते हैं। केरला में इन्फ्लेशन 9% से भी ज्यादा है, वहीं कर्नाटका में इन्फ्लेशन 3.8% है और पंजाब में इन्फ्लेशन 3.5% है। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में ये नंबर और भी कम है। तो अगर आप एक हाई इन्फ्लेशन स्टेट में रहते हो तो आपका पर्सनल प्राइस राइज एक्सपीरियंस नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ कुछ कॉस्ट्स स्टिकी होते हैं, मतलब ये बहुत रेयरली कम होते हैं, जैसे रेंट, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, हॉस्पिटल चार्जेस हर साल ये बढ़ते ही रहते हैं। तो अगर वेजिटेबल प्राइसेस कभी कम हो भी जाते हैं, जो इस बार हुआ भी नहीं, ओवरऑल हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। इन्फ्लेशन के केस में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी काम करता है। हम यूजुअली चीजों के प्राइसेस बढ़ना याद रखते हैं, उनके प्राइसेस गिरना नहीं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि महंगाई हमेशा से बढ़ते ही रहती है। प्राइस राइज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में रिस्क्स भी बढ़ रहे हैं। अगले कुछ महीनों में फूड प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं। लेट सीजन में हैवी रेन्स के कारण कुछ स्टेट्स के क्रॉप्स डैमेज हुए हैं। इसके कारण हार्वेस्ट के टाइम राइस, पल्सेस और वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इससे हमारे करंट नेगेटिव फूड इन्फ्लेशन में एक टर्न अराउंड आ सकता है और फूड प्राइसेस बढ़ने से हेडलाइन सीपीआई भी बढ़ सकता है। ग्लोबली क्रूड ऑयल भी एक वॉलेटाइल फैक्टर है। अगर ग्लोबली ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या डोमेस्टिकली फ्यूल प्राइसेस में अपवर्ड एडजस्टमेंट भी किया जाता है तो ट्रांसपोर्ट और फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर में भी एक बड़ा ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर प्रोडक्शन बेस्ड कैटेगरी में फ्यूल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। वहीं अगर ग्लोबल एडिबल ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो हाउसहोल्ड बजट्स में थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल प्राइसेस ईयर ऑन ईयर मोर देन 20% बढ़े हैं। एडिबल ऑयल प्राइसेस में रिलैक्सेशन हाउसहोल्ड्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो कुछ कैटेगरीज में इन्फ्लेशन बढ़ा है और कुछ में घटा है। इंडियन हाउसहोल्ड पे इस प्राइस राइज का एक मिक्स्ड इंपैक्ट आया है, लेकिन पॉलिसी में इस प्राइस राइज का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, चलिए देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये एक अच्छी बात है।
इंडिया का इन्फ्लेशन आरबीआई के 2 to 6% बैंड के लोअर एंड पे है। ऐसे में आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट्स के थ्रू ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आरबीआई कुछ समय तक कॉशियस रहेगा ताकि फूड प्राइसेस अचानक वेदर शॉक के कारण बढ़ने से इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। अगर फूड प्राइसेस स्टेबल रहते हैं तो शायद इस साल एक छोटा रेट कट पॉसिबल हो सकता है। एक और नोटेबल चीज ये है कि इंडिया में सीपीआई मेजरमेंट का तरीका चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी प्राइस डेटा यूज करना स्टार्ट करेगी। इस प्राइस डेटा के बेसिस पे गवर्नमेंट कस्टमर बास्केट के अलग अलग आइटम्स पे वेट्स असाइन करेगी। मतलब फ्यूचर में शायद इन्फ्लेशन नंबर्स स्टेबल हो सकते हैं और ये इंडियन हाउस होल्ड्स के एक्चुअल एक्सपेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर्स देखें तो फिलहाल इसमें वीकनेस है, लेकिन शायद कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं और रीसेंट जीएसटी स्लैब चेंजेस के कारण कुछ कैटेगरीज में टैक्स कट्स हुए हैं। इससे भी हाउस होल्ड्स को और रिलीफ मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक के इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता के हिसाब से जीएसटी कट्स के इम्पैक्ट का 50 to 60% भी अगर हाउस होल्ड्स तक पास ऑन होता है तो इन्फ्लेशन नंबर 20 to 30 बेसिस पॉइंट से कम हो सकते हैं। ये था इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा। रिसेंटली इंडिया का एविएशन डेटा भी रिलीज हुआ है। चलिए अब ये डेटा देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट हाफ ईयर के बाद जुलाई में इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट अब थोड़ा स्लो हुआ है। शेड्यूल कैरियर्स में जनवरी टू जुलाई 2025 में 977.79 लाख पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया। ये एक 5.9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन जुलाई ट्रैफिक मंथ ऑन मंथ 2.94% कम हुआ। जून के 129.87 लाख पैसेंजर से जुलाई में पैसेंजर काउंट 126.05 लाख तक गिर गया। ऑलमोस्ट सारे कैरियर्स के लोड फैक्टर्स भी कम हुए हैं। लोड फैक्टर एयरलाइंस का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, मतलब पर एयरक्राफ्ट अवेलेबल सीट्स में से कितने सीट्स यूटिलाइज हुए। एयर इंडिया ग्रुप का लोड फैक्टर जून 2025 के 81.5% से जुलाई तक 78.6% तक गिर गया। इंडिगो का लोड फैक्टर 85.4% से 84.1% तक गिर गया। स्पाइसजेट का लोड फैक्टर 84.2% पे था और अकासा का 90.2%। अकासा का हाई लोड फैक्टर कंपनी के बेटर कैपेसिटी टू डिमांड का साइन है। जैसे कि बहुत टाइम से चल रहा है, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को दो मेजर प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। जुलाई में इंडिगो के पास 65.2% मार्केट शेयर था और एयर इंडिया ग्रुप के पास 26.2%। अकासा का मार्केट शेयर 5.5% तक बढ़ा और स्पाइसजेट का मार्केट शेयर 2.0% तक गिर गया। अलायंस एयर, स्टार एयर, फ्लाई 91, इंडिया वन और फ्लाईबिग जैसे छोटे रीजनल प्लेयर्स का शेयर 2% से कम ही रहा। मार्केट शेयर का ये कॉन्सेंट्रेशन एयरलाइंस की प्राइसिंग पावर, नेटवर्क चॉइसेस और डिस्ट्रप्शन से प्रोटेक्शन को अफेक्ट करता है। बड़े एयरलाइंस ज्यादा रूट्स कवर कर सकते हैं, जहां छोटे एयरलाइंस कम रूट्स में ही लिमिटेड रह जाते हैं। जुलाई में ओवरऑल कैंसिलेशन रेट 0.81% था, लेकिन एयरलाइन स्पेसिफिक कैंसिलेशंस के नंबर्स बहुत वाइडली स्प्रेड थे। अलायंस एयर का कैंसिलेशन रेट 5.82% था, वही इंडिगो का 0.28% और अकासा का 0.10%। टोटल कैंसिलेशंस में वेदर 44.5% कैंसिलेशंस का कारण था। टेक्निकल रीजन से 29% फ्लाइट्स कैंसिल हुए और ऑपरेशनल रीजन से 17.5%। मतलब हेवी मॉनसून्स का इंपैक्ट एयरलाइंस के ऑपरेशंस पे भी पड़ा। मिड सितंबर में फ्रेश रिपोर्टिंग ने इस वेदर सेंसिटिविटी को हाईलाइट भी किया। लगातार बारिश के कारण मुंबई और पुणे के फ्लाइट्स काफी डिस्टर्ब हुए। सर्विस क्वालिटी की बात करें तो जुलाई में 1257 कस्टमर कंप्लेंट्स जनरेट हुए, मतलब हर 10,000 पैसेंजर्स में से एक ने कंप्लेन किया। कंप्लेंट्स की इंटेंसिटी में बहुत वेरिएंस था। हर 10,000 पैसेंजर्स में से फ्लाईबिग ने 64.7 कंप्लेंट्स रिसीव किए और अलायंस एयर ने 51.1%। ये सबसे हाई कंप्लेन इंटेंसिटीज थे। इंडिगो और अकासा का कंप्लेन इंटेंसिटी 0.2 और 0.6 के साथ लोएस्ट था। कंप्लेंट्स की लीडिंग रीजंस और इनके परसेंटेजेस थे 30.3% के साथ फ्लाइट प्रॉब्लम्स, 19.5% के साथ रिफंड्स और 18.3% के साथ बैगेज। फॉर्चुनेटली 99.9% कंप्लेंट्स एड्रेस कर लिए गए थे। मतलब सर्विस इश्यूज के बावजूद एयरलाइंस का कस्टमर सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। एयरलाइंस इंडस्ट्री को दो मैक्रो एस्पेक्ट्स नियर टर्म में अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्यूल। जुलाई और अगस्त में प्राइस हाइक्स के बाद सितंबर में एटीएफ प्राइसेस में लगभग 1.4% का फॉल आया। यह अगस्त के 2.9% के हाइक के बाद एक रिलीफ था। एटीएफ प्राइसेस में छोटे चेंजेस भी एयरलाइन के लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि इनके वेरिएबल कॉस्ट का एक मेजर हिस्सा होता है। दूसरा एस्पेक्ट है कैपेसिटी या इंजन्स। इंडस्ट्री अपडेट्स के हिसाब से प्रैट एंड विटनी जीटीएफ से रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व होने के कारण ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। प्रैट एंड विटनी इंडियन एयरलाइंस को इंजन कंपोनेंट सप्लाई करता है। रिसेंटली कंपनी के इंजन कंपोनेंट्स में यूज होने वाले मेटल पाउडर में कंटामिनेशन मिला था। ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। मतलब एयरलाइंस के ऑपरेशंस अब स्मूथ हो सकते हैं और उनके रिएक्शनरी डिलेज भी कम हो सकते हैं। मीडियम टर्म में डिमांड सिग्नल स्ट्रांग है।
लेकिन ये रीओपनिंग के बाद के सर्ज जितना स्ट्रॉन्ग शायद ना हो। इकरा की प्रोजेक्शंस के हिसाब से फाइनेंशियल 26 में 7 to 10% का डोमेस्टिक ट्रैफिक ग्रोथ हो सकता है। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है। इस पीरियड में एयरलाइंस का डिप्लॉयमेंट डिसिप्लिन देखना होगा। मतलब एयरलाइंस फेस्टिव डिमांड को कैप्चर करने के लिए अपने फ्लीट में फ्लाइट्स ऐड करेंगे या लाइट फ्लीट के साथ फेयर्स कंट्रोल में रखेंगे। एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल या ATF प्राइसेस का भी एयरलाइंस पे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होगा। अगर प्राइसेस कम होते हैं तो एयरलाइंस का मार्जिन और इंप्रूव हो सकता है। अगर प्राइसेस और बढ़ते हैं तो एयरलाइंस के फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ सकता है। तो ओवरऑल जुलाई 2025 में इंडियन एयरलाइंस ने हैवी मॉनसून के कारण थोड़ा डिमांड वीकनेस एक्सपीरियंस किया, लेकिन एक्चुअली ईयर टू डेट पैसेंजर्स में 6% का ग्रोथ हुआ है। कोर नेटवर्क्स मोस्टली पंक्चुअल भी हैं। ऑपरेशनल डिसिप्लिन के थ्रू ये सीजनल वीकनेस हैंडल किया जा सकता है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक।